हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पूर्ण आहुति। मैं बैठक पे चाय लेकर पहुंची तो देखा जया दीदी रो रही हैं और लता दीदी उन्हें चुप भी नहीं करा रही। कुछ क्षणों तक तो चुप्पी ही साधे रहीं। फिर पूछा, जया दीदी को क्या हुआ? लता दीदी, क्या हुआ इन्हें? आंसुओं को रुमाल से पोंछ जबरदस्ती हंसने का प्रयास करते हुए जया दीदी बोली, हुआ तो कुछ भी नहीं। लता ने प्यार से मन को छू दिया तो मैं रो दी। माफ करना। तेरे यहाँ के आत्मीय माहौल में ले चलने के लिए लता से मैंने ही कहा था, पर कभी कभी ज़्यादा प्यार भी रास नहीं आता। जैसे ही लता ने अभय का नाम लिया कि मैं फिर से रोने लगी। अभय को क्या हुआ? मैंने अब लता दीदी की तरफ देखते हुए आंखों आंखों में ही पूछा। इस सब से बेखबर अपने को संयत करने की कोशिश में जया दीदी स्नान घर की तरफ बढ़ गई थी। मुंह हाथ धोकर उन्होंने कोशिश तो अवश्य की थी कि वो सहज लगने लगें या हो भी जाएं, पर लगता था कि अभी फिर से रो पड़ेंगी। मुझे समझ नहीं आता कि कहूँ या ना कहूँ, पर छिपाऊँ भी क्या। बात यह है कि अभय अपनी पत्नी सहित मुझसे अलग होना चाह रहा है। भर्राई आवाज़ में उन्होंने कहा, इसमें रोने की क्या बात है जया दीदी, ये तो एक दिन होना ही था। मैंने कहा, यही तो मैं इसे समझा रही थी कि हम दोनों तो इस बात को बहुत दिनों से सूंघ रही थी। लता दीदी कह रही थी, वो कैसे? तुम लोगों से अचला और अभय बहुत आत्मीयता से मिलते हैं। मेरी सहेलियों में तुम दोनों का घर आना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जया दीदी ने कहा, हमारा घर आना क्यों बुरा लगेगा उन्हें? समस्या तो आप हैं, हम नहीं। और फिर बाहर वालों के सामने तो अपनी भलमनसाहत का सिक्का जमाना ही होता है। वाहवाही जो मिलती है उनसे। कितनी सुंदर, सुघड़, मेहमान नवाज, सलीकेदार है आपकी बहू। भाई, मुसीबत तो घर के लोग होते हैं। मैंने कहा, जया, ये समय सम्मिलित कुटुंब का नहीं रहा, चाहे परिवार के नाम पर एक माँ ही क्यों ना हो। और फिर तू घबराती क्यों है? एक प्राध्यापिका की आय कम नहीं होती। 5 साल बाद रिटायर होती भी है तो पेंशन तो मिलेगी ही। एक नौकरानी रख लेना। लता दीदी उन्हें समझा रही थी। जया दीदी, 2-3 साल बाद जो होना है वो अगर अभी हो जाता है तो ये आपके हित में ही है। जब से अभय की शादी हुई है मैं तो दिन ब दिन आपको कमज़ोर होते देख रही हूँ। मुझे लगता है आप भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती हैं। आज की सासें बहुओं को कुछ कह तो सकती नहीं, अपने आप में ही तनाव झेलती और घुलती रहती हैं। मैं तो सोचती हूँ उनका आपसे अलग हो जाना आपके लिए ही अच्छा है। मैंने कहा, फिर जया, अब वो ज़माना नहीं है कि तुम बेटे से कहो कि बेटा, मैंने तुम्हें इसीलिए पाला पोसा था कि बुढ़ापे में तुम मेरी लाठी बन सको। हम लोगों को बच्चों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। कुछ अपेक्षा नहीं है मेरी। लता की बात को बीच में काटती हुई जया दीदी बोली, मैं तो केवल यही चाहती हूँ कि वो मेरे सामने रहें। साथ रहने के लिए तो मैंने आगरा विश्वविद्यालय से मिल रही रीडरशिप अस्वीकार कर दी थी। जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपने मन को उनसे अलग होकर अकेले जिंदगी जीने के लिए तैयार करो। आजकल की माओ को बेटे के मोह से मुक्त होकर अलग रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं जानती हूँ कहने और करने में बहुत अंतर होता है, पर मानसिक तैयारी तो होनी ही चाहिए। अभ्यास से अकेलापन खलता नहीं, विशेषकर हम लोगों को जिनको पढ़ने लिखने की आदत है। फिर तू तो एक तरह से अकेली ही रही है। अभय के साथ तेरे भीतर का अकेलापन कटा हो ये तो मैं नहीं मान सकती। हाँ, दायित्व जरूर था वो तुझ पर। दायित्व ही सही, व्यस्त तो रखा उसने मुझे। एक भरी पूरी दिनचर्या तो रही, किसी को मेरी ज़रूरत है ये एहसास तो रहा। नहीं लता, ये अकेलापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा जया, चाय ठंडी ना कर। रोने का मन है तो बेशक रो ले। लता दीदी के ऐसा कहते ही जया हंसने लगी। इसीलिए तो यहाँ आई थी कि तुम लोगों में बैठकर कुछ सही सोच पाऊंगी, अपने में कुछ विश्वास प्राप्त कर सकूंगी। जया दीदी मन से उखड़ी हुई थी। इसीलिए लता दीदी और मेरे प्रयासों के बावजूद अन्य मनसक वो एकाएक खड़ी हो गई और लता दीदी से कहने लगी, चल अब और नहीं बैठा जाएगा आज। मुझे भी लगा उन्हें अपने को समेटने के लिए बिल्कुल अकेलेपन की ज़रूरत है, जिसका सामना करने से वो बच रही हैं। मैंने कहा, जया दीदी, मेरे पति तो आजकल बाहर हैं, इसीलिए जब चाहे आइए मेरे पास। मुझे आपका आना अच्छा ही लगेगा।
इच्छा हो तो 2-4 दिन मेरे पास ही रह जाइए। मैं फिर दोहरा रही हूँ, अभय और अचला के चले जाने पर आप अपने ढंग से रह सकेंगी। आप हमें भी आपके घर आने पर ज़्यादा अपनापन लगेगा। अभी तो ले देकर आपका शयन कक्ष ही अपना रह गया है। जया दीदी लता दीदी के साथ चली गई थी, पर मैं अभी भी उन्हीं में खोई हुई थी। अबे बड़ा हो गया है, ये उसी दिन महसूस हुआ। यूँ समझदार तो वो मुझे पहले से ही लगता था। उन दिनों हिंदी विषय पढ़ने के लिए वो अक्सर मेरे पास आता था। एक दिन बोला, मौसी ऐसा कुछ बताइए कि एक रात में ही तू पढ़कर पास हो जाए, है ना। उसकी बात पूरी करते हुए मैंने कहा था, पर बेटे थोड़े दिन अपने पाठ्यक्रम को एक बार पूरी तरह से पढ़ तो लो। उसकी अभिव्यक्ति में कहीं कोई कमी नहीं थी। साहित्य पर उसकी पकड़ पूरी थी। कठिनाई आती थी भाषा के संदर्भ में। मौसी इस बार पास नहीं हुआ तो ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम हिंदी पास ही नहीं करोगे, अच्छे अंक भी पाओगे। ओह धन्यवाद मौसी। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही थी, मुझे याद है। इसीलिए मैंने उसे उन्हीं दिनों संभव द्वारा हो रहे इसी नाटक को देखने के लिए भेजा था। परिणाम ये हुआ था कि विलोम के चरित्र को उसने परीक्षा में बड़े खूबसूरत ढंग से लिखा था। जीवन की उसे समझ थी। मल्लिका की वेदना वो उस उम्र में भी महसूस कर सका था। फिर अपनी माँ की वेदना को, क्या हुआ है अभय को, पर एक साथ तनावग्रस्त रहने से तो अच्छे मधुर संबंधों के साथ लगाव रखते हुए अलग रहना कहीं ज़्यादा बेहतर है। लंबी चुप्पी तो नहीं रही जया दीदी के साथ, पर मिलना भी नहीं हुआ। एक दिन फोन आया तो पूछ ही बैठी, दीदी अभय और अचला ने ये निर्णय क्यों लिया? कोई तात्कालिक कारण तो रहा ही होगा। हाँ, उन्होंने बताया। तू तो जानती है कि नवरात्रों के अंतिम 2 दिन मेरा उपवास रहता है। अचला सुबह 9 बजे चली जाती थी। 10:50 पर मेरी भी कक्षा थी। सुबह मैं दोनों को चाय दे ही दी थी। अष्टमी की वजह से नाश्ते के लिए अंडा नहीं रखा था, बस इसी पर चिल्ला पड़ी। मैं सुबह सुबह पूरी हलवा नहीं खा सकती। मैंने इतना कहा, बेटा आज अंडा या ऑमलेट जो भी चाहिए बाहर हीटर पर बना लो। वो तो पैर पटकती हुई चली गई। उसी शाम दफ्तर से मायके चली गई और अभय ने मुझे सूचित किया कि वो अलग घर का इंतज़ाम कर रहा है। मेरे पूछने पर कि मेरा दोष क्या है, वो बोला, माँ आप पर बहुत ज़्यादा बोझ है। यहाँ रहते अचला कभी अपना दायित्व नहीं समझेगी और ना समझ ही रहेगी। व्यर्थ में आपको भी परेशानी होती है। नया मकान लेने के बाद अभय के साथ अचला भी आई थी। बहुत प्यार से मिली। माँ हम क्या करें, हमें यहाँ अजीब तनाव सा लगता है। कभी देर रात तक अभय और हमारे मित्र आते तो लगता आप परेशान हो रही हैं। आप कुछ कहती तो नहीं थी, पर हमें अपराध बोध होता था, कुछ घुटा घुटा सा लगता था। यहाँ देखने में कुछ भी गलत ना होने पर लगता था जैसे सब कुछ ही गलत है। बस ऐसे चले गए वो। अभय अभी हर शाम आता है, पर कब तक आएगा? जया दीदी शायद रो रही थी, क्योंकि एकाएक चुप्पी के बाद अच्छा कहा और रिसीवर रख दिया। लगभग 15 वर्ष पहले कॉलेज में एक मेला लगा था। जया दीदी छुट्टी पर थी। हम लोगों के जोर देने पर अभय को घुमाने के लिए मेले में ले आई थी। माँ से पैसे लेकर वो कोई खेल खेलने चला गया। भोजन के बाद जया दीदी ने उसे वापस चलने के लिए कहा तो वो बोला, अभी नहीं, अभी और खेलेंगे। खेलने के बाद माँ को ढूंढते हुए वो हमारे स्टॉल पर आया तो हम चाय पी रहे थे। जया दीदी ने फिर कहा, अब तो चलो अभय, दूर जाना है, बस भी न जाने कितनी देर में मिले। तब वो गर्दन ऊंची करते हुए बोला, डरती क्यों हो माँ, मैं हूं ना साथ। लेकिन मेला उठने से पहले ही माँ को बिना ठिकाने पर पहुंचाए उसने अपना अलग ठिकाना कर लिया था। मैं इसी में खोई हुई थी कि फ़ोन की घंटी से तंद्रा भंग हुई। अरे आप, सच में लंबी उम्र है आपकी, आपको ही याद कर रही थी। कैसी हैं आप? क्या कहा, अभी आपके पास आना होगा? लता दीदी भी आ रही हैं। जैसा आदेश, आती हूँ। कहते हुए मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। जया दीदी का उल्लास युक्त स्वर बहुत दिनों बाद सुना था। नया फ्लैट दिखाना चाह रही थी। हमारे परामर्श के बाद ही लेंगी ऐसा सोच रही थी। फ्लैट बहुत अच्छा था। लेने का निर्णय भी उसी समय कर लिया था उन्होंने, और बयाना भी हमारे सामने ही दे दिया था। बस अब तो इंतज़ार था उनके गृह प्रवेश का। एक दिन शाम को उनका फ़ोन आया कि वो हवन नहीं करवा रही। कुछ लोगों को सूचित करने के लिए उन्होंने कहा था।
वो सब तो किया, पर लगा कि जया दीदी के पास जाना चाहिए। लता दीदी को फ़ोन करके उनके फ्लैट पर पहुंची। वाह, यहाँ तो जो आ जाए उसका जाने का मन ही ना हो। इस वाक्य से जया दीदी खुश होने के बदले आहत हुई। जाने की क्या बात, यहाँ तो कोई आना ही नहीं चाहता। अभय और अचला ने हवन पर आने से इनकार कर दिया है। सोचा वो नहीं आ रहे तो फिर काहे का हवन। अब तो लगने लगा है पूर्ण आहुति की बेला में ही आएगा वो यहाँ। पर प्रश्न है, क्या उस समय मैं उसे देख पाऊंगी। बैठक के द्वार पर मैं स्तब्ध सी खड़ी रह गई थी। क्या कहती एक निराश, निढाल, थकी हुई माँ को। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।